खबर आपको अब दुर्ग छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं। बताते चलें, स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के माध्यम से हम लगातार आपको साहित्य और समाज सेवा से जुड़े हुए प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से रूबरू कराते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जाने माने साहित्यकार, समाजसेवी और व्यापारी डॉक्टर विजय गुप्ता से। जी हाँ, जिनका जीवन सेवा, साहित्य और संगठन का एक अनूठा संगम है। साहित्य को संस्कार, सेवा को साधना और संगठन को समाज निर्माण के माध्यम से मनाने वाली साहित्यकार, समाजसेवी डॉक्टर विजय गुप्ता से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल की संवाददाता दीपमाला ने खास मुलाकात की। विजय गुप्ता एक सफल व्यापारी होने के साथ साथ साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखते हैं। उन्होंने लायंस क्लब और जस्टिस इंटरनेशनल क्लब जैसे प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों में जुड़ करके शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवीय सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों को भी किया है। डॉक्टर गुप्ता ने अपने साहित्यिक सफर पर चर्चा करते हुए बताया कि साहित्य समाज को संवेदनशील बनाने का सशक्त जरिया है। उनकी रचनाएं मानवीय मूल्यों, सामाजिक सरोकारों और सकारात्मक सोच की झलक भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। आगे कहा गया है कि साहित्य केवल लेखन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज को दिशा देने का भी कार्य करता है। और इस अवसर पर उन्होंने अपने जीवन और सेवा यात्रा में अपनी धर्मपत्नी शशि प्रभा देवी की योगदान को रेखांकित भी किया। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जीवन संगिनी के रूप में शशि प्रभा देवी ने हर कदम पर उनका साथ दिया, चाहे वह सामाजिक सेवा हो या फिर साहित्यिक गतिविधियां ही शामिल क्यों न हो या फिर पारिवारिक दायित्व। उनका सहयोग इस पूरे सफर को और भी मजबूत बनाता है। डॉक्टर विजय गुप्ता का ऐसा मानना भी है कि जब व्यापार, साहित्य और सेवा एक साथ चलते हैं तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। और उनके विचार और कार्य आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सेवा, साहित्य और समाज निर्माण को जीवन का उद्देश्य मानने वाले डॉक्टर विजय गुप्ता की यह साहित्यिक यात्रा निश्चित ही समाज को एक नई दिशा देने वाली है। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको लगातार साहित्यकारों से मिलाते हैं। एक से बढ़कर एक साहित्यकार अभी तक आपने हमारे चैनल के माध्यम से सुन चुके हैं। साहित्य के प्रति जो रुचि रखते हैं, साथ ही संगीतकारों से भी मिलाते हैं आपको। आज हम ऐसे साहित्यकार से मिल रहे हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगी, इनका व्यक्तित्व असाधारण है, उद्योगपति है, साहित्य से जुड़े हुए हैं, साथ ही कई ऐसे मंच से जुड़े हुए हैं जहाँ इन्होंने अनेक कार्य किए, समाज सेवा से कार्य किए हैं, समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, जेसीसी जेसीसी इंटरनेशनल क्लब से भी जुड़े हुए हैं, लायंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं और समाज सेवा के अनेक कार्य किए हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि जेसीस इंटरनेशनल क्लब और लायंस क्लब के बारे में बताया कि आपने किस तरह से इसमें कार्य किए, कब से जुड़े, किस तरह से आपके जीवन में इन्होंने योगदान दिया, आप इनके लिए कितने समर्पित है। आप साहित्य की बात करें तो आप साहित्य के प्रति भी बहुत जागरूक हैं, आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। साहित्य में आपका कब से लगाव हुआ, किस तरह से आप साहित्य के प्रति रुझान आया और साहित्य में किस तरह से आपने सेवाएं दी है? ये एक ऐसा मोड़ था जीवन का साहित्य के क्षेत्र में, जब 1995 का वर्ष था और हमारा गहोई वैश्य समाज मैथिली शरण गुप्त जयंती मना रहा था। और मैथिली शरण गुप्त हमारे समाज से ही होते हैं और मैं सचिव था अपने समाज का। तो जब और उसका संचालन भी मुझे ही करना था। ये माँ सरस्वती की कृपा किस तरह से मेरे ऊपर आई कि मैंने ये प्रश्न किया अपने आप से कि मैथिली शरण गुप्त ने 50 पुस्तकें लिखी हैं और उनका साहित्य हम पढ़ के भी बड़े हुए हैं, पंचवटी हो, साकेत हो, यशोधरा हो, परंतु हमने अगर उनके जन्मदिन पर, जयंती पर कुछ अपना लिखा हुआ ना पढ़ा और ना बोला तो कैसे होगा। और मैंने प्रथम कविता का आगाज किया, जीवन में जब जब छाई निराशा है, तब तब व्यक्ति ने स्वयं को तराशा है। विचार जहां पर कलुषित हों तो मानव कैसे विभूषित हों। निष्ठा, प्रेम, प्रसूनों का इरादा हो, अधिकारों और कर्तव्यों की मर्यादा हो। यूं ही जीवन पथ पर चलना होगा, शांत समर में रहना होगा, भावों के भाव समझना होगा, अनगढ़ को फिर गढ़ना होगा, गीतों में फिर कहना होगा। ये मेरी प्रथम कविता थी और मैंने वक्त वक्त को बहुत बहुत ध्यान दिया। एक 4 लाइन की पंक्तियां मुझे बहुत उद्वेलित की। जब मैंने कभी पढ़ा 25-20 साल की उम्र में, वक्त को जिसने नहीं समझा मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही प्रबल हो, हर नदी की धार को चट्टान से हटना पड़ा है। तो मैंने वक्त को एक ऐसा माध्यम बनाया कि वक्त जो है हर व्यक्ति के लिए, हर वक्तव्य के लिए, हर व्यवहार के लिए, हर
तरह से उसके व्यक्तित्व के लिए ये वक्त ही तो है। चाहे रास्ता हो, चाहे सड़क, चाहे गली, चाहे फैक्ट्री, चाहे ऑफिस, चाहे बैंक, ये वक्त के साथ जो आदमी चलता है, तो मैंने वक्त को बहुत अपनी पूंजी बनाया, क्योंकि मेरी जेसीस में भी थीम थी, नो डिले नो सॉरी, ना करो देरी ना मांगो माफी। जी, जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि वक़्त को लेकर चलेंगे, वक़्त के साथ चलेंगे तभी सभी कार्य होंगे। आपने साहित्य के प्रति अपने बताई कि किस तरह से आपने साहित्य के प्रति रुचि जागी, साहित्य में कार्य किया। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी, साहित्य और सेवा कार्यों को आपने बहुत गहराई से देखा है, समझा है, तो आपकी दृष्टि में साहित्य का सामाजिक महत्व क्या है? साहित्य का सामाजिक महत्व एक लाइन में अगर कहा जाए, जी, सबके हित में। साहित्य सबके हित में, सबके हित में। मैंने यह अपने आप से प्रश्न किया कि हम प्रोफेशनल कभी हो नहीं सकते, हम साहित्य का सौदा कभी कर नहीं सकते। मैंने जितनी पुस्तकें अपनी प्रकाशित करवाई, केवल सिर्फ इसलिए कि इसमें हम लोगों को वो दे सकें कि शायद इस समय नहीं, कभी उन्हें जीवन में समय मिलेगा तो वो वक्त के बारे में और जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान तक का जो मैंने अपनी कविताओं में वर्णन किया है, वो कभी उनके काम पड़ेंगी। क्योंकि साहित्य और सेवा ये ऐसी चीजें हैं कि बचपन से सुनते आए सभी, साहित्य समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण कैसे है? क्योंकि ये हमें सोचने, समझने, सुनने, सीखने, पढ़ने, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करता है। और जो जो कुछ भी लिखा जाता है इस समय सुख दुख पर, संघर्ष पर, चुनौती पर, वह उसका ऐसा एसेट बनता है और उसकी ऐसी छाया पड़ती है समाज के ऊपर कि वो अनुकरणीय होता है साहित्य। दूसरा, कभी हमने देखा, ये चेतना की बातें होती हैं, जन जागरण की बातें होती हैं। जन जागरण से हमारे यहाँ पूरे समाज में, देश में, देखिए आदिकाल से, रीतिकाल से, प्रेमचंद हो, मैथिली शरण गुप्त हो, रामधारी सिंह दिनकर हो, सुमित्रा नंदन पंत हो, ऐसी ऐसी इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, आज हमें रोमांच हो आता है कि उस जमाने में उन्होंने जो चीज लिखी थी, देश प्रेम के लिए जो चीज लिखी थी, आज हमने देश की स्वाधीनता भी पाई। परंतु उन चीजों का बहुत महत्व है। जन जागरण में लोग हमेशा कुरीतियों से घिरे रहते हैं, आडंबर से घिरे रहते हैं, भेदभाव से घिरे रहते हैं। ये सारी चीजों का समाधान हमें साहित्य से मिलता है। हमें सहानुभूति मिलती है, हमें संवेदना के स्वर दिखाई देते हैं। हम जनरली सब कुछ हैं, हम सफल हैं, मगर हम संवेदनहीन हैं। संवेदनहीनता हमारा बहुत बड़ा कारण होता है आगे बढ़ने में। ये संवेदनहीनता, हम सहानुभूति नहीं प्रदर्शित करते, हम प्यार नहीं प्रदर्शित करते, हम लोगों के प्रति न्याय नहीं दिखा पाते, हम लोगों के प्रति भाईचारा नहीं दिखा पाते। ये हमें बहुत चीजें साहित्य से ही मिलती हैं। साहित्य एक ऐसी चीज है कि जो एक सेतु का काम करता है, हमें आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करता है। हमने अपने आप में सब कुछ पा लिया, मगर अगर हमारी आने वाली पीढ़ी अगर शून्य रह गई, अगर उसे इस बात की जानकारी नहीं मिली, तो कैसे? ये चीजें हमें मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, पढ़ने की आदत होनी चाहिए, सब प्रकार से साहित्य को साधने की आदत होनी चाहिए। तभी हमारी अगली पीढ़ी भी वो संरक्षित रह सकेगी, संरक्षण प्राप्त कर सकेगी। और सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा माध्यम है ये साहित्य। किसी भी तरीके से जो कुछ भी लिखा जाता है, अरे मेरे वतन के लोगों, आज कब लिख दिया था सिगरेट की एक पट्टी के ऊपर, जब लिख दिया गया है मेरे वतन के लोगों, प्रदीप ने, तब किसको मालूम था कि ये किस तरह से ये हमारे देश का एक ऐसा बनेगा कि जन जन की भावनाओं की कदर होगी। जी, जी, बहुत अच्छी बात कही आपने साहित्य के प्रति और आपने सही कहा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो साहित्य के प्रति इतना रुझान नहीं दे रही है, तो उसी पर हम बात करना चाहेंगे। आपका एक समय था जब लोग साहित्य के प्रति रुचि रखते थे, किताबों को अपना एक दोस्त मानते थे, किताब के प्रति रुचि रखते थे, एक से एक कहानियाँ पढ़ते थे, साहित्यकार हुआ करते थे। जिसमें बात की जाए तो बड़े-बड़े साहित्यकार हुए हैं, हमारे भारत से, हमारे देश में हुए हैं। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं न कहीं ऐसे युवा पीढ़ी हो गई है कि डिप्रेशन का शिकार हो रही है, ज़्यादातर देखा गया है सुसाइड कर रहे हैं, उनके अंदर मतलब एक क्षमता नहीं है किसी भी चीज़ को करने की, उनके अंदर काबिलियत नहीं है, वो ऐसे युवा पीढ़ी को आप किस तरह से देखते हैं? और वो जो भटक गए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? और साहित्य के प्रति जो उनका लगाव नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की इस युवा पीढ़ी को हम बहुत अलग ढंग से देखते हैं। इस डिजिटल युग में, इस क्रांतिकारी युग में, इस टेक्नोलॉजी के युग में जब जी, हम इन युवाओं को देखते हैं, तो ये हमें सेल्फ सेंटर्ड दिखाई देते हैं। इन्हें केवल
खुद ही दिखाई देता है। तो इनको खुद को दिखाई देने के लिए मैं पहला संदेश तो ये देना चाहता हूँ कि जीवन में आप बहुत सफल बनो, बहुत अच्छी बात है, मगर सफल बनने के साथ आप संवेदनशील भी बनो। इनको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपना आधार बढ़ाएँ, परंतु संस्कार को कभी ना भुलाएँ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने वृद्धों को स्थान देते हैं और देंगे भी शायद, मगर सिर्फ़ स्थान से काम नहीं चलता। सिर्फ उनका ध्यान भी हो और उनका सम्मान भी हो। आज हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप समय को वेस्ट बहुत करते हैं। आपके पास काम बहुत है हम मानते हैं, मगर कभी आप इवैल्यूएशन करके देखें कि आपका समय फालतू में कितना जाता है। तो आप समय की कद्र करें, समय को वेस्ट ना करें, इन्वेस्ट करें, हमेशा इन्वेस्ट करने की सोचें। मैं इन लोगों को आज एक फ़ॉर्मूला देना चाहता हूँ जो मेरा अपना खुद का बनाया हुआ है। सार्क, SARC। Shine, S for shine, A for attract, H for harmony, C for center। आप अपने केंद्र में रहते हुए जो आपकी धुरी है, उस धुरी के अंतर्गत हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है। वो अपनी कैपेसिटी के अंतर काम करे, इस तरह से काम करे कि वो चमके, ऐसे चमके कि वह अट्रैक्ट हों, लोग आपके व्यक्तित्व के प्रति अट्रैक्ट हों। एक ऐसी की देना चाहता हूँ आज के इस युवा को कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। आज के देश में चाहे यातायात हो, चाहे कैसी भी स्थितियाँ हो ऑफ़िस में, कंट्रोल योर एटीट्यूड एंड मेक प्लान। की कैप, CAP, कंट्रोल योर एटीट्यूड एंड मेक प्लान। मैं एक ऐसी चाबी देना चाहता हूँ जहाँ K फॉर नॉलेज है, E फॉर एंगेजमेंट है और Y फॉर योरसेल्फ है। अपने आप में तुम अपने आप को इतना तरक्की करो कि बेस्ट हर आदमी हो सकता है, मगर बेस्ट के आगे पूर्ण विराम नहीं है, मैं ये मानता हूँ। अपने बेस्ट को बेटर करते रहें, अपने बेस्ट को बेटर करते रहें, यही एक संदेश है। जी, जी, जी। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने युवाओं के लिए, ख़ासकर जिस तरह से आपने ने कम शब्दों में युवाओं के लिए जो बात कही है, बहुत ही सराहनीय है। हम चाहेंगे कि जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, वो आपकी इन बातों को ज़रूर अपने जीवन में लागू करें, जीवन में अपने ज़रूर शामिल करें। आपकी धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी कुछ बात करना चाहेंगे। उनका कितना योगदान रहा आपके जीवन में? एक साहित्यकार की पत्नी रही हैं, साहित्यकार के साथ-साथ उद्योगपति भी हैं। इन्होंने सबसे पहले आपकी तारीफ की है कि आप एक अर्धांगिनी होने के नाते उनका कितना साथ दिया है, उनके बिना आपके बिना तो इनका जीवन अधूरा कहा इन्होंने। तो इनके साथ जीवन आपका कैसा रहा है और आप इनकी सफलता के पीछे अपना कितना हाथ मानती हैं और आप कितना सफल मानती हैं अपने आप को? आपने मुझे कहा इनके बारे में, तो मुझे कहने के लिए इतना कुछ है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। विजय जी मेरे हमसफ़र, जिनके साथ मैंने 46 साल पहले अपना जीवन शुरू किया, और जब से मैं इनके परिवार में आई हूँ, तब से आज तक मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सुखी हूँ। इनका प्यार, आशीर्वाद, बड़ों का, मेरे सास-ससुर जी इतने समझदार और इतने अपनेपन से मुझे रखा कि मुझे अपनी बेटी ही बना के रखा। बहू का मुझे एहसास ही नहीं हुआ। उस समय का ज़माना था जब हम, आज से 46 साल पहले, तो किस पुरानी पीढ़ी में गिने जाते थे, पर उन्होंने मुझे कभी घूँघट में नहीं रखा। अपने साथ बाकायदा खाना खिलाना, साथ में बिठाना, इतनी मतलब मुझे मतलब अपनी बेटी से बड़ा मुझे सम्मान दिया। और विजय जी ने जब मुझे अपने जीवन में स्थान दिया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सदैव उन्होंने मुझे अपनापन, दुख-सुख सदा मेरे स्वाभिमान को बढ़ाया और मुझे हौसला दिया। मुझे अपने साथ ही उन्होंने हमेशा हर कदम पे रखा। जैसे ही हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी उन्होंने अपने साथ आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि तुम घर गृहस्थी में हो, ज़रूर हो, पर तुम्हारी अपनी कोई एक चाह होना चाहिए, लाइन होना चाहिए, उसमें तुम अपना कुछ कार्य करो, बढ़ो। पर समय परिस्थिति ने मुझे घर परिवार में इतना बाँध दिया कि 25 साल तक मैं अपने सास-ससुर की सेवा में, सासू माँ की सेवा में रही। मेरा आधा जीवन ऐसे ही निकला समझो। पर उसके बाद मुझे इन्होंने जेसीज़ में, लॉयंस में, समाज में, हर क्षेत्र में अपने साथ रखा। और इनका जो साहित्य के प्रति जो रुझान था, कुछ मेरे बचपन में कुछ अंश रहे हैं मेरे पिताजी के, उनको भी साहित्य शौक था। तो इनके बढ़ावा के द्वारा मैंने अपनी लेखनी को भी एक किया, आगे बढ़ाया। मैंने अपनी पहली पुस्तक यादों की गुदगुदी का भी प्रकाशन किया है, जिसके लिए इन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम इतना लिखते हो, उसको संकलित करो और
छापेंगे पुस्तक और इसको सबके सामने लाएंगे। यादों की गुदगुदी मेरी पुस्तक है जिसमें मैंने बचपन को जिया है अपने। बचपन कैसे था हमारा, आगे कैसे था, बच्चे कैसे रहते हैं, बड़े कैसे रहते हैं, परिवार में जो वातावरण रहता था उसके लिए। तो उसी वातावरण के हिसाब से मैं विजय गुप्ता जी से कहूँगी कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया है और इतना प्रोत्साहन दिया है कि मैं सदैव आपके लिए वंदनीय रहूँगी। आपकी कार्यशैली इतनी प्रभावित है, इनका जो सतर्कता और कर्मठता है जीवन की, इनके नाम के अनुरूप इन्होंने अपने नाम को विजय सार्थक किया है, विजयश्री पाई है। बिजनेस हो, घर हो, बच्चों की देखभाल हो, सब में इन्हें मेरे साथ बराबर से मुझे साथ में रख के मेरे साथ सहयोग किया है। और इनके साथ मैंने कोशिश की है कि मैं इनका हमेशा साथ दूँ, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँ और यही मेरे जीवन में खुशियाँ हैं कि मैं विजय जी की जीवन संगिनी हूँ। मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब अपने तरह से सब अपने सक्षम हैं, अपनी-अपनी लाइन में सब बिज़ी हैं। बच्चों के प्रति इनका जो आकर्षण है, प्यार है, बहुत सराहनीय है। मैं नतमस्तक होके कहती हूँ कि छोटे-छोटे हमारे बच्चे, नाती-पोते दीवाने हैं दादाजी के। उनको दादाजी ही चाहिए। हम दोनों कभी घुमाते ले जाएँगे बच्चों को, दादाजी के अलावा मेरे पास भी नहीं आएँगे वो। इतने खुश मिजाज से बच्चों को रखते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन के रहते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन के रहते हैं। पर समय इनका एक मतलब थीम है, इनकी सफलता की निशानी है। समय को इन्होंने बहुत मायने दिया है और उस समय के हिसाब से उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी हैं और लोगों को प्रेरणा दी है कि समय पर चलें और सफलता पाएँ। आज भी वो भी खुद अपने समय पे पाबंद रहते हैं, फैक्ट्री जाना टाइम पे, टाइम से आना, हर काम को टाइम जिसको टाइम दे दिया उन्होंने मतलब वो टाइम पे पहुँचना ही है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा हमारा साथ बना रहे और खुशियाँ जीवन में बनी रहें। हम अपने जीवन को ऐसे ही खुशमिजाज ढंग से जीते रहें और वक़्त को जी, जी। एक आपने कहा कि इनके साथ रह के जैसे आपने कहा कि मेरा बचपन भी साहित्य में जुड़ा रहा, मेरे पिताजी भी साहित्य से लगाव रखते थे। तो आपने कहा कि इनके साथ रह के भी आपने भी कुछ किताबें लिखी हैं, आपने जैसे कि बताया कि ये किताब लिखी है जिनमें आपने डेली जो दिनचर्या होती है उसके, तो उसके साथ-साथ आपने भी कुछ और उसके अलावा भी कुछ और किताबें लिखी हैं या आगामी दिनों में और कुछ लिखने वाली हैं या लेके आने वाली हैं? तो उसकी भी थोड़ी-सी जानकारी बताएँ। अ, फिलहाल तो मैं अभी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जो लिखा था उसके बाद मैं थोड़ा-सा बिज़ी रही बच्चों के साथ परिवार में। पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि नए वर्ष में मैं कुछ लिखूँ और अपनी एक आध पुस्तक को प्रकाशित करूँ। विजय गुप्ता जी के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पाकर हमने जीवन कुछ और ना पा सके, पाया तुम्हारा साथ तो सब कुछ हमने पा लिया। यही हमारे जीवन की थीम है और यही मेरे लिए इनका वंदन है, अभिनंदन है। जी, जी। बहुत अच्छा, आपने एक धर्मपत्नी होने के नाते आपने पूरा साथ दिया और आपके साथ के कारण ही मैं कहना चाहूँगी कि आज इस कामयाबी पे ये पहुँचे हैं डॉक्टर विजय गुप्ता जी। क्योंकि कहा जाता है कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता है और अपने बिल्कुल घर गृहस्थी में रहते हुए जितना आपने साथ दिया है, वो कहीं न कहीं इनकी सफलता के पीछे एक एक सीढ़ी बनी है और ये जो आज सफल है। दोबारा हम विजय गुप्ता जी से आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। आपने युवाओं के लिए तो इतनी अच्छी बातें कही हैं, तो आपके जीवन का कोई मूल मंत्र होगा जो जीवन दर्शन या जीवन मूल मंत्र जिसको आप मानते हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताएँगे? मेरे जीवन का मूल मंत्र तो ये रहा कि आप एक बार रास्ता अगर भटक रहे हैं, तो भटकने के पहले आप 2 बार पूछ लें किसी से। आपके अंदर भटकन नहीं आनी चाहिए। दूसरा, मैंने ये भी अपने आप को देखा कि बचपन से एक लाइन का प्रभाव जो हम सब सुनते हैं कि हम अपनी लाइन बड़ी करें, दूसरों की लाइन ना मिटाएँ। ये मेरे जीवन का दर्शन रहा। आज की दुनिया में सिर्फ़ इसी बात की कमी है और यहीं से पैदा होता है जलन, द्वेष, स्वार्थ। ये बिल्कुल भी दूर परे रखते हुए हमने हमेशा अपनी लाइन को अपने कर्तव्य से, अपने जुनून से बड़ा करने की कोशिश की है। हमने ये चाहा कि हम जहाँ भी जाएँ, वहाँ पर ये देखें कि कल हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं। हम कभी किसी काम को ना कर पाए हों, तो मुझे बेचैनी रहती है। इस बात की कि ये काम आज का था और मैं पूर्ण नहीं कर पाया, ये मेरे जीवन का मूल मंत्र रहा। इस तरह से मैंने अपने जीवन को आगे ही बढ़ाया।
जी, जी, बहुत अच्छा मूल मंत्र है। जी, हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे, हम उनको भी कहेंगे कि आपके जैसे मूल मंत्र को अपनाएँ और जीवन में सफल बने। डॉक्टर साहब एक लास्ट प्रश्न मैं चाहूँगी कि आपने साहित्य के प्रति रुचि रखी है, साहित्य की में बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, तो कुछ चंद किताबें जो आपके दिल के बहुत करीब हों, जो आपको लगता हो कि मेरे साहित्य में इस तरह से मैंने किताबें लिखी हैं जो और कुछ ऐसे साहित्य के प्रति जो आपको किताबों के लिए जो पुरस्कृत भी किया हुआ, उनके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे हम? बहुत सारे मंचों पे अलग-अलग सम्मान तो प्राप्त हुए, मगर एक ऐसा सम्मान जो मेरे वक़्त के ऊपर लिखी गई 6 पुस्तकों के ऊपर डॉक्टरेट की डिग्री मुझे अयोध्या में मिली थावे विद्यापीठ के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय गुप्ता जी, साथ में इनकी पत्नी शशि प्रभा गुप्ता जी। इनके शब्द संस्कार हैं, एक समाज के लिए संदेश है, प्रेरणा है। इनका अनुभव है जो इन्होंने बताया है। इन्होंने वक़्त के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं और सबसे इनका जो कहना चाहूँगी कि जो वक़्त को पीढ़ी के लिए जो युवा पीढ़ी जो होती है, जो समय को बिल्कुल महत्व नहीं देती, उन्होंने बताया कि किस तरह से आप समय का उपयोग करें, जो काम आज करना है उसे करें। साहित्य के प्रति इन्होंने अपनी रुचि के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया, साथ ही इनके जीवन के सफ़र के भी बारे में बताया और साथ में इनकी धर्मपत्नी शशि प्रभा जी ने भी बताया कि किस तरह इन्होंने भी डॉक्टर विजय गुप्ता का साथ दिया है और वो उनके साथ अभी भी सफ़र में अब हमसफ़र बनकर पूरा इनका योगदान दे रही हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक ये इनका जीवन संगनी होने का इनको गर्व है। ये अभी भी कह रही हैं कि मैं इनके साथ आगे भी जीवन इसी तरह हमसफ़र बन के तय करूँगी और बहुत ही सुंदर इनका भी योगदान रहा। इन्होंने भी इनके साथ रह के साहित्य के प्रति रुचि दिखाई और बहुत इन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं। डॉक्टर विजय गुप्ता जी ने खासकर युवाओं के लिए संदेश दिया है कि आप अपना समय का उपयोग करें, समय को महत्व दें और साहित्य के प्रति भी रुचि रखें। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।